आज की जो हमारी क्लास है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकली क्लास है। और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। गति का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में पहले कॉन्सेप्चुअल जितने भी टर्म्स हैं उन सबका मतलब समझेंगे आज। और इससे न्यूमेरिकल आने की संभावना, अगर कहीं से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकली आया तो संभावना है कि गति का न्यूमेरिकल होगा या तो लाइट से होगा। दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इस वाले से न्यूमेरिकल की संभावना है, लेकिन यहाँ से थ्योरी भी आती है, क्योंकि सबसे बड़ा फिजिक्स में अगर टॉपिक देखा जाए तो उन दो तीन टॉपिक में से एक ये टॉपिक गति है, हमारा मोशन है। मोशन का मतलब वो सारी चीजें मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि डायनेमिक्स के अंतर्गत इसे रखते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो गति आप हेडिंग डाल लीजिए और यहीं से टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम। मोशन में क्या क्या हमें आज के कंटेंट में समझना है, टर्म में हम समझने वाले हैं। गति जो हमारा टॉपिक है, गति यानी कि मोशन। मोशन में अगर आप थोड़ा सा बात करें तो दो चार शब्द हम पहले मैं आपको लिख देता हूं, इन शब्दों के बारे में हमारी चर्चा होने वाली। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दूरी के बारे में थोड़ी सी, जितने भी टर्म्स आते हैं, फिर विस्थापन के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। इसके बाद यहाँ पर हम चाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम वेग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम त्वरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम न्यूटन के लॉज के बारे में बात करेंगे, न्यूटन के नियम के बारे में। न्यूटन के जो तीनों नियम उनके बारे में चर्चा होगी। इसी संबंधित थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम एक टॉपिक और ले लेंगे, यहाँ पर संवेग का टॉपिक ले लेंगे। संवेग क्या होता है और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं संवेग से। संवेग के बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसी संवेग के बाद यहाँ पर संवेग परिवर्तन से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में भी देखने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे संवेग के बाद हम, तो यहाँ पर आपका कार्य एक टॉपिक आता है, उसके बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न देखेंगे। कार्य के बाद हमारे एक टॉपिक और बनता है ऊर्जा। ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, चाहे वो काइनेटिक गतिज ऊर्जा हो, चाहे क्षैतिज ऊर्जा हो, आपका पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उनके बारे में भी देखने वाले हैं। और इसके बाद इसी में एक टॉपिक आपका लास्ट में शक्ति बचेगा, पावर। ठीक है, इसके बारे में देखने वाले हैं। मुख्यतः अगर आप इतने टर्म्स को कवर अप कर लेते हैं तो मोशन गति वाले टॉपिक से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और इसी में लास्ट में आपका जो एक है न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है, उस न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को भी हम यहाँ पर कवर अप कर देंगे। और इसके बाद हमारा एक गति का टॉपिक कवर अप हो जाएगा। क्वेश्चन की सीट लगा लेंगे, और क्वेश्चन की सीट लगाने से हमें खुद आइडिया हो जाएगा कि थ्योरी से हमारे क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसको शुरू किया जा सकता है बिना देर के हुए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा यहाँ दिया गया है दूरी के बारे में। तो दो शब्द हम एक साथ ले लेते हैं और दो शब्दों को एक साथ समझते हैं। आप नोट्स बनाते चलिएगा और बहुत शॉर्ट में लेके आएंगे, बहुत डिटेलिंग में नहीं आपको बताएंगे कि थ्योरेटिकली हम लिखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपको पता भी हैं। दो शब्द हैं आपके दूरी। दूरी की अगर हम बात करते हैं, और एक विस्थापन शब्द है। पहले दिन हमने थोड़ी सी चर्चा ऐसे नॉर्मल कर भी ली थी, इससे रिलेटेड कुछ था। दूरी और विस्थापन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज दूरी क्या होती है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं ए, और एक पॉइंट आप ले लेते हैं बी। और मैंने आपको नॉर्मल ऐसे सब थोड़ा सा बताया भी था इससे रिलेटेड कि ए और बी के बाद अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जो ए पोजीशन से चलना शुरू करता है और बी पोजीशन तक मान लेते हैं यहाँ पर पहुंच गया। ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंच गया। दो शब्द हैं। अगर ये हम बात करते हैं दूरी, दूरी का मतलब क्या है, जो ये इस व्यक्ति के द्वारा एक्चुअली में चली गई लेंथ है। ये जो चला है इसने एक्चुअली में, ये जो पाथ कवर किया है, जो रास्ता कवर किया है, इस रास्ते की जो कुल लंबाई होगी, इस रास्ते की कुल लंबाई होती है दूरी। तो एक्चुअली में अगर हम दूरी बोले क्या है, या एक लाइन में लिख लेते हैं छोटा सा, दूरी क्या है, रास्ते की दूरी क्या थी, दूरी का मतलब ये था रास्ते की कुल लंबाई। यही दूरी है हमारी, रास्ते की कुल लंबाई। इसे दूरी कहेंगे, यानी कि जो आप रास्ता चलते हुए चले आ रहे हैं, ये दूरी है। विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब ये होता है जिस पॉइंट से आप चलना शुरू किए थे, जिस जगह से आप चलना शुरू किए थे, जहां पर पहुंचे हैं, उन दोनों के बीच की सबसे
कम जो दूरी होगी वो विस्थापन बन जाएगी। और सबसे कम दूरी क्या होती है? सीधी रास्ते, यानी कि अगर हम ए को बी से सीधा जोड़ दें किसी लाइन के द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा, तो जो बनने वाली दूरी होगी ये दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। यानी कि विस्थापन ये आपका है और ये क्या है? यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस। सब दो स्थानों के बीच, दो स्थानों के बीच सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाएगी। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट विस्थापन कहलाएगा। अच्छा, अब इसी के साथ में और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो डिफिनेशन है, संभावना है कि डिफिनेशन ना पूछी जाए आपसे। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। आपको पता है राशियां दो प्रकार से होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि वो राशि थी जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता था, यानी कि मैग्नीट्यूड होता था। और आपका सदिश राशि वो राशि है जहां पर आपका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी जहां परिमाण भी है और दिशा भी है वो आपकी सदिश राशि है। अगर आप इसमें देखेंगे कोई दिशा नहीं है, कहीं भी चला जा रहा है, तो ये जो है आपका ये दूरी थी, ये एक अदिश राशि है, लेकिन इसकी दिशा है। जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ अंत करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चलेंगे, इसलिए विस्थापन जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। आप ऐसे ही पॉइंट वाइज डिफरेंस करते हुए चले चलिएगा तो ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट और आते हैं, अगर हम बात करें दूरी जो है, दूरी सदैव, ये कह सकते दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। यानी कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं सकती, -10 किलोमीटर कभी नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन बनेगी, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव धनात्मक तो होता ही है। जैसे कहने का मतलब ये है, अभी हम एग्जांपल ले लेंगे तो शायद समझ में आ जाए। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि ए पोजीशन है, एक व्यक्ति ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया, इसने 100 मीटर की दूरी तय की, कुछ सामान लेना था, वापस अपने घर की तरफ पहुंचा, इधर लौट के आया था, उसके द्वारा किसी दोस्त ने फोन कर दिया और वो इधर खड़ा हुआ है, सी पोजीशन में आ गया व्यक्ति। अब 10 मीटर इधर चल लिया, घर के बगल में ही है, 100 मीटर इधर गया था, फाइनली आके यहाँ रुक गया है। अगर आपसे मैं पूछूं इस समय दूरी कितनी है, तो दूरी क्या होगी? 100 मीटर गया होगा, 100 मीटर आया होगा, फिर 10 मीटर घर चला होगा, तो 100 200 प्लस 10 यानी कि 210 हो गया, ये दूरी है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं विस्थापन क्या है, तो विस्थापन जहां से चला था शुरू में और जो अंतिम पोजीशन है, अंतिम पोजीशन कौन सी है? ये है। तो विस्थापन इसका सिर्फ कितना है? 10 मीटर है। लेकिन ये कैसा है? चला किस दिशा में था? इस डायरेक्शन में चला था, और फाइनली रुका किसके? चलने वाली दिशा के विपरीत दिशा में। इसलिए लिखेंगे विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा -10 मीटर, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। जिस दिशा में आप चलना शुरू करते हैं, अगर आप इसके विपरीत दिशा में आपकी फाइनल पोजीशन है, तो फिर वो आपका निगेटिव हो जाएगा। यही निगेटिव का मतलब। अगर यहां से गया था व्यक्ति ए पोजीशन से बी पोजीशन में, और फाइनली आकर के इस बी पोजीशन से फिर ए पोजीशन में आकर के रुक गया है, इस कंडीशन पे दूरी तो हो जाएगी 200, लेकिन विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जहां चला था और वहीं आकर के रुक गया है, तो विस्थापन 0 हो गया। लेकिन दो स्थानों के बीच सबसे कम दूरी, और दूरी कैसी? दो स्थानों के बीच में जो था आपका इनिशियल और जो है प्रारंभिक बिंदु जो था, तो इंग्लिश में बोल लेते हैं इनिशियल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल, ये ध्यान रखना। तो ये तो विस्थापन के बारे में थोड़ी सी चर्चा समझ में आ गई होगी। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, दूरी की एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूरी का सीजीएस मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का सीजीएस मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। दोनों ये तो बहुत सामान है। इतनी सारी चीजें आप समझ लीजिए इसलिए, और इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना साथ में नोट करते चले, थोड़ा जो भी नोट कर लें, ठीक है, ये भी सही है, ये भी कार्यक्रम सही है। ऐसा चाहे तो आप कर सकते हैं, आगे की बात किया सकते हैं। तो ये दूरी और विस्थापन के बारे में जो बन सकते थे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसके आधार पर, अगर बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा और एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं,
एसएससी और एग्जाम में भी ऐसे दिख जाते हैं, पुलिस वगैरह एग्जाम में नॉर्मल दिख जाते हैं क्वेश्चन आपके। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ और लैंग्वेज में आएगा, रीजनिंग की तरह ही क्वेश्चन दे दिया जाता है कई बार। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक व्यक्ति है जो ए पोजीशन पे है, ईस्ट दिशा की ओर, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसे मान लेता हूँ एक व्यक्ति लिख ही देता हूँ, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर और मुड़कर 4 मीटर चलता है, एवं फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। जब 5 किया, मैं काम कर लो आप, तो 4 कर लो, वरना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो 3 कर लो, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ इसमें 5 कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 मीटर आसान रहेगा आपके लिए। 3 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, और जहां से जाना था पहुंच गया वो। अब बताइए इसका विस्थापन कितना होगा, और दूरी कितनी होगी। एक चीज तो आप बहुत आसानी से निकालेंगे, जल्दी से बताइए विस्थापन कितना है। मान लेते हैं पोजिशन है व्यक्ति की चलने की। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा, पूर्व दिशा इधर होती है, कितना चला है, 3 मीटर चला है। लेकिन चल रहा होगा, अपने दाएं मुड़ रहा है, दाएं ये पड़ेगा, इधर की ओर मुड़ गया है। कितनी यात्रा की है, 4 मीटर की यात्रा की है। अब व्यक्ति बाएं मुड़ रहा है, ऐसे जा रहा होगा, बाएं मुड़ेगा, फिर से गिर जाएगा 90 डिग्री पे, ये आ गया। फिर 3 मीटर की यात्रा कर रहा है, और इसके बाद फिर से 4 मीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुंच गया। ये आपका बन गया जाकर के फाइनल पॉइंट। इसको अगर आप ए मान लेते हैं तो बी मान लेते हैं। आपसे कह रहा दूरी कितनी होगी, तो दूरी का मतलब 3 + 4 + 3 + 4, तो 4 4 8 और 6 आपका 14। दूरी आपकी क्लियर कर दिख रही है, दूरी आपकी कितनी है, 14 मीटर। विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन के लिए हमें ये तो पता है कि विस्थापन जो है विस्थापन का मतलब है ए ए और बी के बीच की, सीधा सीधा मिला दो, विस्थापन मिल जाएगा। अभी डायरेक्ट निकाली कैसी जाएगी, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ता है, वही आपका अगर रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, दिशा और दूरी वहाँ क्वेश्चन कराए जाते हैं। इन दोनों के बीच में अगर आप निकालेंगे, तो अगर ये जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये बराबर होगी जाकर के आपकी, ये वाली जो दूरी है ये बराबर होगी, अगर हम इसको मिला देते हैं बैठ जाकर के ऐसे करके, तो ये जो है 3 मीटर के बराबर 3 मीटर हो जाएगा ये। और अगर ये 4 है तो ये हो जाएगी 4। अब एक ट्रायंगल बन चुका है 90 डिग्री में, ये टोटल हो चुका है 6, और ये टोटल हो चुका है आपका 8। और अगर आप पाइथागोरस का नियम जानते होंगे, तो 3 और 4 बना के 5 बनता है, 6 और 8 बना के सीधा 10 बनता है। यानी ये क्या है, 10 मीटर। तो 10 मीटर बता रहे थे उनका भैया, 10 मीटर। समान सा प्रश्न, तो बहुत कठिन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा कर आते, तो इसके लिए ध्यान रखना, इससे ऊपर क्वेश्चन बनी नहीं। ये अगर आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ये आपने 5 जोड़ दिया ऐसे, अलग समझ लेता है आपको, ये अलग पोजिशन है। लेकिन आप जब उसको जोड़ेंगे तो सीधी रेखा नहीं होगी, सीधी रेखा ही नहीं मिलेगी। ये जो पॉइंट है इसको टच करते नहीं निकलेगी विस्थापन, इसलिए हम नियम को नहीं छोड़ेंगे, वो आएगा। ऐसा कंडीशन आपकी बन गई, अगर आप ये निकाल के ला रहे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है वाली कंडीशन। लेकिन अगर वैल्यू बदल जाएगी तो मामला गवा हो सकता है।
मामला गड़बड़ हो सकता है टोटल में, स्क्वायर आपका सेम से हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा नियम को तोड़िए मत, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे आ जाते हैं। अभी तो बना लिया, हो सकता है वहां पर चेंज कर देगा, 3 अमाउंट तो करा देता हूँ, लेकिन अगर इधर आप ऐड करो 3 3 6, अगर और कुछ हो जाएगा तो स्क्वायर बदल जाएगा ना, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो नंबर बदलेगा। ठीक है, ये विस्थापन और इसके संबंधित था। अगला 2 शब्द है, 2 शब्दों को एक साथ ले ले, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 शब्द हैं आपके, चाल और वेग। एक एक शब्द को लेते हुए चलेंगे, ज्यादा भाग नहीं रहे। चाल और वेग। चाल बराबर क्या होता है, सबको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधा सीधा लिख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अगर हम वेग की बात कर लेते हैं तो वेग बराबर होता है, अभी आप पढ़ के आए हैं विस्थापन एक शब्द, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। अब अगर चाल के बारे में बात करें तो दूरी कैसी राशि थी, एक अदिश राशि थी, इसमें चाल भी एक कैसी राशि है, अदिश राशि। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ नहीं, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि थी, इसलिए रटना नहीं है आपको, वेग भी एक आपकी सदिश राशि है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करें तो चाल जो है हमारा, ये कैसी राशि, इसका अगर हम एसआई यूनिट देखेंगे जाकर तो क्लियर कर दिख रहा है क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार वेग के बारे में अगर हम बात करते हैं, एसआई यूनिट इसकी बन जाएगी मीटर पर सेकेंड। अगर हम चाल की बात करते हैं, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट बन जाती है सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी जो होती है, और पर सेकेंड। इसी प्रकार वेग के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी जा करके, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सामान्य चीज, तो इतना तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके थोड़े से वेरिएशन आपके आते हैं जिनमें हम देखिए, अब इसमें थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अगर हम बात करें चाल के बारे में, इसके कई सारे प्रकार हैं चाल के। उन चाल के प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपका एवरेज, औसत चाल क्या होती है। औसत चाल के बारे में एक टर्म आ जाता है औसत चाल। सामान्य सी बात है, औसत चाल के कई रूप हो सकते हैं। पहली कंडीशन, एक ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति के द्वारा, एक वस्तु के द्वारा x मीटर की दूरी तय करता है टाइम t1 में, x2 डिस्टेंस तय करता है टाइम t2 में, x3 डिस्टेंस टाइम तय करता है t3 में। इसी प्रकार हमने मान लिया xn डिस्टेंस तय करेगा tn टाइम में। तो हमने कहा बताइए इसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल बराबर आप लिख सकते थे, बराबर सीधा सीधा औसत चाल बराबर आप कहेंगे पूरी दूरी जो है उसको जोड़ दीजिए, x2 x3 अप टू xn अपॉन टोटल टाइम को आप लिख देंगे t1 प्लस t2 प्लस t3। बहुत आसान था इसमें। लेकिन इसी में एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब तत्कालीन। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्कालीन जो आपकी चाल होती है, इसके बारे में पूछ लेगा डिफिनीशन आपसे, तो एक लाइन में लिखिएगा, किसी वस्तु की उस पर्टिकुलर समय पे कैलकुलेट की गई चाल, किसी वस्तु की उस पर्टिकुलर समय पे कैलकुलेट की गई चाल। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं आपके बाइक की स्पीड क्या चल रही है और आप बताते हो 70 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, इसका मतलब जो आप बता रहे हो वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आपने उस मूवमेंट किया, अगले सेकंड आपकी स्पीड बदल सकती है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब कैलकुलेट की जाती है उसके लिए नाम दिया गया है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सामान्य सा शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और इसी में देखेंगे तो आपका चाल से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर मैंने बोला, एक कंडीशन और ले लेते हैं, हमने कहा एक वस्तु है जो x1 डिस्टेंस v1 टाइम में कवर करती है, टाइम नहीं दिया गया है, x2 v2
चाल से कवर करता है, x3 v3 चाल से कवर करता है, ऐसे कई सारे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इसकी चाल क्या होगी, चाल कैसे निकालोगे? दूरी बटे समय ही होता है, तो सामान्य सी बात है, x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देंगे ऊपर, 3 बार ले गए थे। समय नहीं है हमारे पास, लेकिन हम समय निकाल तो सकते हैं ना, दूरी बटे अगर हम क्या कर दे, चाल कर दे तो समय आ जाएगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, t1 निकालेंगे। तो x1 अपॉन v1 कर देंगे तो t1 आ गया होगा उसका। इसी प्रकार x2 वाले से हम कर देंगे क्या, x2 अपॉन v2 कर देंगे तो क्या निकल आएगा, t2 निकल आएगा। सेम एज इट इज अगर हम कर देते हैं x3 अपॉन v3 तो यहां से हमारा t3 निकल आएगा। इस तरीके से हम टाइम निकाल लेंगे वहां पर और फटक से डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा कर ही आएगा, डायरेक्ट कभी नहीं आता है। तो ये नहीं कि क्वेश्चन में आपका दिमाग नहीं लग रहा, टाइम कहां से लाएं, टाइम आपको निकालना है। इसी का उल्टा एक कंडीशन और मैं दे देता हूं यहीं पर थोड़ा सा, तो जिससे और थोड़ा आसान हो जाए समझना, चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इस पे एक और ऐड कर लेते हैं चाल पे ही, और जो चाल पे है वैसे सब वेग पे है, सेम इस वाला कंडीशन का। इधर ही समझते हैं, उधर अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी सी बात और आपसे कहूं कि इस बार मैंने आपको कहा कि एक वस्तु है जो आपका v1 चाल से चल रहा है, t1 समय तक चला, v2 चाल से चला t2 टाइम तक, v3 चाल से चला t3 टाइम तक। बताइए कि उसका और औसत चाल क्या होगा। अब आपके पास इस समय क्या नहीं दिया गया है, डिस्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन हमें यह पता है कि अगर हम चाल गुणे समय कर दें तो क्या निकल आती है, डिस्टेंस आ जाती है। तो अगर यहाँ v1 और t1 दिया गया था तो हम इसको क्या करेंगे, v1 इंटू t1, और इससे हमारी x1 आ गई होगी, प्लस यहां से v2 वाला यानी दूसरी वाली चाल जो है आपका, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3। यानी चाल गुणे समय कर लोगे तो सारी क्या आ जाती है, ऊपर की दूरी आ जाएगी और टाइम नीचे दिया गया है, आप केस बना के दे दोगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल फंस सकता है और कुछ नहीं आएगा। भाषा जब आती है और आपका दिमाग ना चले, पूछ लो चाल ही रहा है, न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा होगा। एक चीज गायब करेगा, डायरेक्ट नहीं देगा, वो निकाल के फिर हम रखेंगे, वैल्यू एवरेज निकालने की बात की जाएगी, औसत चाल क्या है, और यही आपका प्रश्न इससे बन सकता है जाकर के। चाल और वेग के बारे में इतना पर्याप्त है थ्योरी समझने के लिए, फिर क्वेश्चन देख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आइए अगला ले लेते हैं। एक शब्द है त्वरण, त्वरण शब्द क्या है देख लेते, त्वरण। त्वरण के बारे में अगर हम बात करें आपसे तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो पहले तो डिफिनेशन लिख लीजिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माना एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जो प्रारंभिक अवस्था में आपका u, इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जो है से चल रहा था। घर से आपने बाइक स्टार्ट की, 10 से चलोगे, स्टार्ट तो नहीं करोगे, लेकिन एक समय के बाद 80 90 70 में पहुंच सकते हो आप। कुछ समय के बाद वो समय लगा माना कि t, और उस वस्तु का वेग बदल गया है, और वेग हो चुका है क्या, v। और ये मान लेते हैं कौन सा वेग है, अंतिम वेग है, वही आपका अंतिम वेग था। और इसके परिवर्तन में लगा है समय t। तो कह रहा है त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का मतलब यह है, त्वरण का जो सिंबल होता है उसको a से लिखा जाता है। त्वरण बराबर यह है अंतिम वेग माइनस क्या कर देना है, प्रारंभिक वेग, यानी कि v माइनस u। और यही जो परिवर्तन हो रहा है v और u के बीच में, इसी को कहा जाता है वेग परिवर्तन। यही तो वेग परिवर्तन है कि दर को
और किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, यानी कि नीचे टाइम कर देंगे और यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है छोटा सा v माइनस यू अपॉन टी। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर तो त्वरण बराबर हमारा निकला जा करके a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे समय हमारा हो जाएगा, ये त्वरण है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है और ये हमारा समय है। यहां से अब थोड़ी सी और चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दी जाती हैं, इसमें ग्राफ्स भी बनते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा ग्राफ के बारे में आइडिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ का आइडिया होना जरूरी है। त्वरण अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा कलर, चलो ब्लैक ही। त्वरण जो है, अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण का जो एसआई मात्रक है क्या होगा, पहला कंडीशन। और त्वरण राशि कैसी है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, पहली चीज तो दिमाग में रख लेना। सदिश राशि पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि वेग है और वेग खुद सदिश राशि थी, तो वेग परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ना, सदिश राशि रहेगी। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो रटा रहता है। सीजीएस मात्रक क्या है आपका, ये भी पता है आपको, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण है हो गया आपका। आई थिंक त्वरण के बारे में इतना जान लेना अभी सही है, क्योंकि ग्राफ अगर समझेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम पहले टर्म थ्योरी वाले पोर्शन ले लेते हैं। ग्राफ आपके बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, अच्छे खासे ग्राफ बनेंगे। वेग का ग्राफ भी बनता है, चाल का भी बनता है, आपका त्वरण का बनता है, तीनों का। समय के साथ क्या कंडीशन देगा, पूछ लेगा। चाल का यानी वेग का और समय का एक ग्राफ है, उसका एरिया बताइए क्या देगा। तो इस तरीके से प्रश्न निकल के आएंगे जो उनके बारे में देखेंगे। त्वरण तक आपका हो गया। यानी कि अगर हम बात करें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, इन 5 शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। अगला जो हमारा टर्म था, अगर आप देखोगे जाकर के, जिसमें हमने कंटेंट समझा था शुरुआती तौर पे, उसमें तो आपके ये 5 वर्ड होने के बाद न्यूटन का नियम लगा है। तो बेटर ये है कि हम न्यूटन के नियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, न्यूटन के नियम आप हेडिंग डाल लीजिएगा। न्यूटन के नियम। न्यूटन के 3 नियम है बेसिकली, 3 नियम है। उन न्यूटन के 3 नियम, न्यूटन भाई साहब थे गति संबंधित, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन 3 नियमों में अगर बात करते हैं तो न्यूटन का प्रथम नियम का पहला नियम कहलाता है, यहीं पर पूरा एक साथ समझ लेंगे। फिर दूसरा क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम। तीसरा न्यूटन का तीसरी नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। पहली चीज तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है इंग्लिश में, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। कभी हिंदी में, इसलिए इंग्लिश के वर्ड में यूज कर लेता हूँ, लेकिन आजकल का एग्जाम में ट्रेंड क्या होता है, वो इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी भाषा में लिख के दे देता है। कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जिसमें मामला गड़बड़ होता है। तो कुछ ऐसे शब्द है जिनका इंग्लिश पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जड़त्व का नियम, अब जड़त्व का नियम ये है क्या, न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम ये कहता है, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, बस आप थोड़ा समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही ये कहता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मैं शब्द भी लिखता चलूंगा, विरामावस्था में है यानी रेस्ट में है, कहने का मतलब, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर रेस्ट में है, यानी कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो कहता है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, अगर कोई व्यक्ति गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहेगी, जब तक कि बाहर से कोई बल न लगाया जाए। यानी कि बाहरी बल अगर नहीं लगता है उसमें जब तक, तब तक वो वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहेगी।
बाहरी बल जब तक नहीं लगता है तब तक कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, गति अवस्था में तो गति में रहना चाहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं, कोई वस्तु चल रही है तो अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो हमेशा चलती रहेगी, जब आपका न्यूटन का पहला नियम है। अब आप चलते हो, रुक कैसे जाते हो, बात करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल आपका फोर्स है। लेकिन अगर आप स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, या स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, मोशन में आ गई, कई सारी मूवीज बनी है इस पे, आपने देखा होगा, न्यूटन नाम की एक मूवी शायद हॉलीवुड बनी हुई है जिसमें स्पेस में दिखाया गया। अगर आप स्पेस में जो आपका सेंटर है, जो रिसर्च करने लोग गए हैं, अगर उनका कांटेक्ट अपने यहाँ से टूट जाए तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप स्पेस में केला का छिलका भी खा करके फेंकते होगे, केला खाकर छिलका, तो वो गति अवस्था में आ चुका है, वो कहाँ जाएगा पता नहीं, वो चलता ही रहेगा स्पेस में, क्योंकि वहां पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। और अगर वस्तु गति अवस्था में आ गई है तो हमेशा बनी रहेगी। मुद्दा क्या है, ये तो ध्यान रखना है हमारा। इसी का नियम का प्रयोग करते हुए जड़त्व का नियम, अच्छा ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, गैलीलियो भाई साहब ने जड़त्व के बारे में पहली बार बताया था। गैलीलियो उसी का प्रयोग करते हुए न्यूटन ने लॉ बता दिया। गैलीलियो ने कहा कि जो हो रहा है ये जड़त्व है, जड़त्व बता के चले गए। न्यूटन ने बाद में बताया कि जो विरामावस्था में रहती, क्यों रहती है, क्योंकि जड़त्व चाहता है कि वो उसी अवस्था में बना रहे। अगर कोई गति में है तो उसका जड़त्व चाहता है कि गति में बना रहे। बात समझ में आ रही है? तो जड़त्व की वजह से विरामा और गति अवस्था में वो रहना चाहती है जब तक कि बाहरी से फोर्स कोई ना लगाया जाए। तो जड़त्व कैसी प्रॉपर्टी है, ये जन्मजात प्रॉपर्टी है। अगर कोई वस्तु बनी है, और अगर कोई वस्तु बनी है तो उस वस्तु के पास जड़त्व होगा ही होगा। जन्मजात है, वस्तु बनी मतलब जड़त्व होगा। क्योंकि जड़त्व, अच्छा जड़त्व ज्यादा होगा कि कम होगा, ये किस पे तय होगा, ये तय होगा द्रव्यमान के द्वारा। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। ये एक कंडीशन इसके बारे में है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आपने शायद अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो एक दो मैं और डिस्कस कर लेता हूं। अगर ऐसा आता है और सेंस लगे तो वहां पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। कहना क्या चाहता है, जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई आपका वस्तु है, जैसे अगर आप बस में आप चलते हो, फॉर एग्जाम्पल बस में आप चल रहे हैं, और बस में चल रहे हैं तो आप किस अवस्था में, गति अवस्था में बस चल रही है, आप भी गति अवस्था में। अचानक बस ड्राइवर ने क्या मार दी, ब्रेक अप्लाई कर दी। अब ब्रेक अप्लाई किया, अक्सर ही सबके साथ होता है। आप सामने वाली बहन जी आगे खड़ी थी, आप हड़बड़ा के ऊपर गिर चुके उनके, बहन जी ने उल्टा घंटा बजा दिया, क्योंकि बहन जी ने फिजिक्स पढ़ा नहीं था। अब आप इस अवस्था में नहीं कि आप उनको जड़त्व नियम समझा सके कि मैडम मेरी गलती नहीं, जड़त्व की गलती है, लेकिन नियम है तो नियम है। तो कहना क्या चाहता है कि आप बस चल रही थी, ब्रेक अप्लाई की, बस रुक चुकी है, बस रुकने की अवस्था में आ रही है, आपकी बॉडी कह रही है अब हम गति करेंगे, क्योंकि गणित जड़त्व का नियम यही कह रहा है। लेकिन बॉडी रुक चुकी है और आपका जो निचला पोर्शन है, लोअर बॉडी का पोर्शन है, वो क्या है, बस के साथ कांटेक्ट में, तो वो भी रुक रहा है। लेकिन गति आपका कहता, शरीर कह रहा है आपको चलेगा, इसलिए अपर जो पोर्शन है वो क्या कर रहा है, गति करो, इसलिए आप आगे की तरफ बेंड हो जाते हो। इसका नियम कंडीशन ये है। अब थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गई, जब बस स्टार्ट हुई तो जड़त्व का नियम ये कहता है कि जब आप विरामावस्था में तो आप विरामावस्था में रहेंगे, लेकिन बस चल चुकी है, बस चलेगी तो आपका लोअर पार्ट आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन जड़त्व का नियम कहता है कि आप विरामावस्था में रहेंगे, तो फिर क्या होता है, पीछे की ओर बेंड होते हैं। वही मैडम अब भाई साहब के ऊपर गिर पड़ी आकर के, तो भाई साहब ने कंटाप तो नहीं मारा, सीधा बस से नीचे फेंक दिया। हाँ जी, अच्छा दो मारेंगे, चलिए ठीक है, आप दो मार लीजिएगा, खुश, कह रहे बदला लेंगे, चलिए ठीक। तो मतलब समझ में आ गया ना, यही है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम भी तीन प्रकार से हैं। अगर देखा जाए, अगर कभी पूछ लिया जाए जड़त्व के नियम के बारे में, तो इसके भी तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार से जड़त्व का नियम होता है, ठीक है जी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या? अच्छा होता है, मतलब यही थोड़ा सा रहता, फर्क रहता है। जितनी आप आसान भाषा में समझा सको चीजों को तो उतना बेटर है। कठिन नहीं है, फिजिक्स तुम्हारे हर पल रहते हैं। आप घर से चलते हो, फिजिक्स के बिना चल नहीं सकते हो। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, फिजिक्स यूज कर रहे हो, देख पा रहे हो, फिजिक्स चल रही है। हर शरीर का अंग फिजिक्स के दम पे चल रहा है। आप नीचे से ऊपर खड़े होते हो, हाथ लगा के, फिजिक्स चल रही है, बैठते हो, फिजिक्स चल रही है। बॉडी फिजिक्स के बिना चल ही नहीं सकती, सब पूरी दुनिया फिजिक्स पे कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है।
ठीक है, तो जड़त्व के 3 नियम है, यही है। विरामावस्था का नियम होता है जड़त्व का। विरामावस्था अगर सिंपल देखो पूछा क्या जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कितने प्रकार से होता है ये पूछ लेगा। बाकी जो जड़त्व के नियम होता है 3 प्रकार है, उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक नहीं बताया, और वो कंडीशन बताने के लिए मैं तीनों बता देता हूँ जिससे हमें जड़त्व का नियम भी समझ में आ जाए कितने प्रकार से। एक होता है जड़त्व का विरामावस्था वाला नियम, ठीक है, विरामा अवस्था, और दूसरा जड़त्व का गति अवस्था वाला है, तीसरा एक और है, कौन सा है, दिशा, जड़त्व का, जड़त्व के दिशा का नियम। दो तो समझ में आ गए। अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, गति कर रही तो गति रहेगी। तीसरा क्या है, तीसरा ये है, आपने कार में तो सब लोग बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, कार में बैठ चुके होंगे सब लोग, इस अवस्था में चलाए भी होंगे, बहुत सारे लोग चलाते होंगे। कार में जब आप चल रहे हो तो जैसे आप चल रहे हो कार में, अचानक आप मान लेते हैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हो, आप बैठे हो और बीच वाले में बैठे हो, आप उसमें आपको अच्छे से एहसास होता है, आगे वाले में तो नहीं होता है। कार अचानक क्या हुई, मुड़ गई इधर की ओर, और जब कार ऐसे मुड़ रही होती, कार ये जा रही है, अब कार हमारी ऐसी है और ऐसे मुड़ते मुड़ते इधर गई, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब मुड़ती है तो आप क्या होते हो, टकराते हो जाकर के शीशे में जाकर के। ये क्यों होता है, सीट के साथ आप बैठे थे अंदर, कार मुड़ गई थी, आप भी ईमानदारी से मुड़ जाते, इतने ऐठन में क्या दिक्कत है, क्यों इधर उधर टकरा रहे हो। तो मामला एक्चुअली टकराने का क्या है, जड़त्व का तीसरा नियम है। जड़त्व का तीसरा नियम कहता है जिस दिशा में आप चल रहे हैं उस दिशा में बॉडी हमेशा चलना चाहेगी। आप जब कार इधर चल रही थी तो हमारी दिशा भी चलने की क्या है, इधर ही है। कार अचानक टर्न ले गई, बॉडी चाहती है कि उसी दिशा में रहे, इसलिए बॉडी क्या है, रजिस्ट करती है दिशा को चेंज करने में, क्योंकि जड़त्व कहता है जिस दिशा में उसी दिशा में रहेगी, और बदलोगे तो हम चेंज करने में क्या करेंगे, टकरावट पैदा करेंगे। इसलिए क्या करता है, जैसे आप मुड़े तो आपकी बॉडी इस दिशा में टकराती है जाकर के, क्योंकि आप चल इस दिशा में रहे थे, मुड़ इधर गए हैं। ये जड़त्व का तीसरा नियम है। तो तीनों नियमों के आधार पर ही न्यूटन ने, भाई साहब ने अपना पहला नियम बना दिया और कुछ नया नहीं किया, यही पहले से नियम था। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम, इसे बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कुछ है नहीं समझने के लिए। इसी में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, बहुत पुराना है, बच्चों पढ़ाया जाता था और कभी कभार आ जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है। एग्जाम में इसलिए फिजिक्स बहुत हाई लेवल की नहीं आती है, 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स होती है, ये ध्यान रखना, 10th के ऊपर कभी नहीं पूछी जाती है। ब्लैंकेट वाला, कंबल वाला, कंबल में जब आप डंडे मारते हो तो धूल गिरती है, बताइए न्यूटन का कौन सा नियम है, ये पूछ लेता है। तो जब कंबल में आप डंडे मारते हो तो न्यूटन का प्रथम नियम है, ये ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आए। कैसे कंबल में, जैसे आपने मान लेते कंबल है, आपने इसमें एक डंडा मारा, कंबल में डंडा मारा, उसमें लेयर बन गई वेव फॉर्म में। जब आपने फोर्स लगाया तो कंबल तो पीछे चला गया, लेकिन कंबल के साथ जो डस्ट पार्टिकल था इस पोजीशन पे लगा हुआ वो उसी जगह रह जाएगा, क्योंकि डस्ट चाहता है कि हम रेस्ट में रहेंगे, वो रेस्ट में था और कंबल तो चला गया पीछे, डस्ट अलग हो गया। जड़त्व का नियम ही है वो, क्योंकि वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। आपने कंबल को मारा है, जो पार्टिकल लगा था उस पोजीशन में खड़ा होकर के वो उसी जगह रह जाएगा, कंबल भी चला जाएगा। ये है आपका कंडीशन, इस प्रकार आप डस्ट झाड़ लेते हैं। तो हर आदमी न्यूटन के नियम का प्रयोग करता है। आगे आते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से, क्योंकि यहां से थोड़ा सा समझना हो जाता है काफी महत्वपूर्ण। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, अगर कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा लिख लेना। संवेग परिवर्तन की दर जो होती है बराबर या समानुपाती होगा बल के, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, ये उसका स्टेटमेंट है। लिख लेते हैं, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, अभी समझ लेंगे क्या है, नया वर्ड आया है, किधर समानुपाती होता है किसके, बल के। यानी कि हम कह सकते हैं बल जो है आपका वो समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के। ये कंडीशन है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर को जो समानुपाती होता है आपका, दूसरा नियम कहलाता है न्यूटन का। एक नया वर्ड है संवेग, समझते फिर हम इसके बल पे अंतर करेंगे जाकर के क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अगर हम बात करें संवेग की, संवेग क्या होता है, तो संवेग जो है, संवेग बराबर होता है
वेग, क्या कह सकते हो, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग। इंग्लिश में इसे सिंबल जो प्रयोग करते हैं पी करते हैं, द्रव्यमान के लिए एम करते हैं और वेग के लिए वी किया जाता है। ये बराबर होता है आपका संवेग। संवेग एक सदिश राशि है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम संवेग सदिश राशि है, और इसका अगर हम बात करें मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक में द्रव्यमान और वेग है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका मात्रक बन जाएगा। इसी में आप सीजस लिख लीजिएगा, सीजस में क्या जाता है अपना किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा सीजस मात्रक हो जाएगा। बहुत ही आसान है संवेग के बारे में। अब वापस लौट आते हैं, इसने क्या बोला, संवेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब संवेग बदल रहा होगा और बदलने के दौरान में ही बल निकल के आता है। तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, बहुत आसान है, इसको भी समझना। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संवेग है, माना कि एक वस्तु थी, उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग है, मास तो नहीं चेंज हुआ, वस्तु का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान रहा होगा। माना कि द्रव्यमान कितना है, एम, क्योंकि हमने सिंबल एम लिया हुआ है, इतना समझ लीजिएगा। जब आपका शुरुआती दौर है, उस समय वस्तु किस वेग से चल रही थी, यू, क्योंकि आपने देखा था प्रारंभिक वेग क्या होता है, यू होता है। प्रारंभिक वेग तो यही होता है ना, यू। तो प्रारंभिक वेग यू है, और आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो हमने कहा इसका वेग निकालो भला क्या होगा संवेग, तो संवेग हो जाएगा इसका प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग को हमने P1 लिख दिया है, 1 मतलब पहला, M U हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर मैंने कहा आपसे कुछ देर बाद वस्तु की जो है गति बदल गई और द्रव्यमान वही रहेगा, अब गति हो गई क्या, V। ये अंतिम कंडीशन पहुंच गया, यानी कि संवेग बदलने के बाद क्या होगा, तो इस समय जो संवेग बदला है वो संवेग कितना हो गया है, मान लेते हैं इस समय संवेग कितना है, P2 से निकाल लेते हैं। ये जो संवेग है क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और उस समय का जो वेग होगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है। ये मान लेते हैं संवेग प्रारंभिक संवेग था, तो ये आपका बाद का संवेग हो गया। अब इसने बोला क्या, संवेग परिवर्तन, यही तो बोल रहा है ना, संवेग परिवर्तन, तो हम जरा लिख लेते हैं। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर अगर हम बोले आपसे संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन कैसे निकालोगे, अगर निकालना है परिवर्तन तो P2 माइनस P1 करेंगे कि नहीं करेंगे, यही तो करेंगे ना, P2 माइनस P1 संवेग परिवर्तन। हमने कहा 10 और 12 में कितने का अंतर, तो 12 माइनस 10 ही तो करोगे तभी तो अंतर पता चलेगा, तो परिवर्तन ऐसे निकाला। और दर लगा हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, समय, समय मान लेते हैं T लगा होगा, क्योंकि इस परिवर्तन के दौरान में मान लेते हैं T समय उसने ले लिया होगा। अब आपने देखा यहां पर कि थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, चलिए समझ लेते हैं, इतने में आ जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो बल वर्ग हमारा है समानुपाती, यहाँ पर P2 की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, MV हो जाएगा, माइनस P1 बराबर पहले कितना था संवेग, MU था। क्रिकेट में यही तो बार बार वर्ड यूज करते हैं, मोमेंटम, कह रहे हैं बैट्समैन का मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, संवेग बहुत अच्छा है, कनेक्ट बहुत अच्छा कर पा रहा है टाइमिंग के साथ में। MV माइनस यू, पहले P2 हो गया और पहले वाला संवेग कितना था, ये संवेग है, ये प्रारंभिक संवेग है, ध्यान रखिएगा, P लिख दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये प्रारंभिक वाला और ये बाद का संवेग है। तो MV बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर लो, अपॉन T कर लो। अच्छा आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, बल जो है M दोनों में सेम है तो M बाहर निकाल लो, तो क्या ये नहीं बचेगा जाके V माइनस यू अपॉन T। और अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आए हैं त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता था वेग परिवर्तन की दर, और ये क्या लिखा है, वेग परिवर्तन निकल के आया है, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। इसका मतलब इसके हमें क्या लिख सकते हो, त्वरण लिख सकते हो। त्वरण का सिंबल क्या था, ए था, ए था, तो हम यहां से कह सकते हैं कि बल जो है वो हमारा समानुपाती होता है M इंटू ए। बल का सिंबल होता है F और डायरेक्टली पोर्शन बन गया जाकर A के, और यहां से हटाया हमने इसको, तो जब डायरेक्टली समानुपाती वाला चिन्ह हटाते हैं तो वहां 1 यूज कर लेते हैं, कांस्टेंट MA हो जाएगा। इस कांस्टेंट K की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, इसलिए फोर्स बराबर निकल के आ गया MA। अगर आपसे बोले कि फोर्स यानी कि बल बराबर जो होता है, यही फॉर्मूला है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये कहां से आता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है, ये है कहने का मतलब।
नहीं बात आई समझ में? अगर आ गई हो तो जल्दी से थोड़ा सा कर ले फटाफट, जो आपको समझ में आ रहा है पोर्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रश्न क्या बन सकता है? पहली चीज, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? स्टेटमेंट आ सकता है। नीचे 4 ऑप्शन पड़े होंगे। संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। बल न्यूटन के किस नियम से निकल कर आता है? तो बल जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से निकल कर आता है। ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर जो है आपका, उसमें संवेग से बारे में पूछा जाए, संवेग क्या है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग। अगर आपसे संवेग का मात्रक पूछेगा और पता ही नहीं होगा संवेग, तो मात्रक बता पाना मुश्किल है, इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। बाकी ये पूरी कहानी इसी के बीच की समझने की है। बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम ले लेते हैं जरा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? बहुत आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा। हमने आपको थप्पड़ मारा, आप भी हमको थप्पड़ मारेंगे, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, यही नियम है। लेकिन हर व्यक्ति मारता है। न्यूटन का थर्ड नियम हर वक्त लग रहा है। हमने आपको थप्पड़ मारा, आप मारे ना मारे, लेकिन थप्पड़ तो हमें पड़ चुका है ना, क्योंकि आपके गालों ने हमारे हाथों में फोर्स लगाया है। आप दीवार में मारते हैं तो आपको चोट लग जाती है, क्यों? क्योंकि आपने जब दीवार पे बल लगाया तो दीवार ने आपके हाथ में बल लगाया है, उतना प्रतिक्रिया कर रहा है वो, और प्रतिक्रिया करेगा तो दीवार तो हार्ड थी, आपके हाथ कमजोर थे, आपको चोट लग गई। लेकिन जब गाल में मारते हैं, गाल भी लगाता है लेकिन वो सॉफ्ट है, उसका फर्क आपके हाथों में पड़ता नहीं है, बस फर्क इतना, इसलिए आपको चोट नहीं लगती है। लेकिन किसी के पीठ में मारो, कई बार ऐसा लगता है कि आपके हाथों में चोट लग जाती है। हाँ, मतलब मामला गड़बड़ हो सकता है। तो मामला सिर्फ क्या है? एक्शन और रिएक्शन का है, प्रतिक्रिया और क्रिया बल। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल बराबर लिख लीजिएगा, क्रिया बल बराबर हमेशा होगा प्रतिक्रिया बल के। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी वस्तु के ऊपर बल लगाती है, इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? यही वो नियम है जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। बस कहानी यही है क्रिया और प्रतिक्रिया की। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हर जगह पर इसका यूज करते हैं। समुद्र पे एक नाविक भी अगर इसका यूज करता है, नाव जब आप चलाते हैं तो वो यूज करते थे, आप याद करिए, जो नाव चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी को आप पीछे फेंकते हैं, पानी आपको धक्का मारता है, नाव आगे बढ़ जाती है, यही तो नियम है। रॉकेट लॉन्च किया गया है, अगर रॉकेट नीचे फोर्स नहीं लगाएगी तो ऊपर कैसे जाएगा? नियम का तीसरा नियम लग रहा है, हर जगह चल रहा है कार्यक्रम ये। यानी कि नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, ये आपको बेसिकली पॉइंट आपको समझना है। कौन कौन से आपके पॉइंट हो गए हैं? देखिए, हमने अभी इतने समझे, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, न्यूटन का नियम क्या है, तीनों संवेग, आपको यहां तक चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, बस किया जाए, ज्यादा हो रहा है, नए टर्म्स आ जाए, क्योंकि यहां से चालू हो जाएगी। ये अकेले अपने आप में लगभग 20 मिनट का टॉपिक है, कम से कम नहीं तो 15 मिनट का टॉपिक तो है ही ये कार्य। और क्योंकि इसमें इंडिविजुअल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कई सारी चीजें हैं, एक चैप्टर एक तरीके से पूरा। लेकिन मैंने गति के अंदर रख दिया क्योंकि डायनेमिक्स का पार्ट होता है, तो गति के अंदर कार्य को हम समझेंगे, लगभग 20 मिनट होगा। और ये खत्म हो गया तो ये 2 सेकंड लगेंगे खत्म होने में, और ये वाला पोर्शन पे कमांड बन जाएगी। कल ही हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, तो 3 टॉपिक बचेंगे, प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम कल करेंगे। और यहाँ तक चीजों को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बाकी जो क्वेश्चन होंगे ये देखेंगे, और इसको टॉपिक खत्म करने के बाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।